मतलब पहले जनता सरकार चुनता था, अब सरकार जनता को चुन रहा है कि कौन मुझे वोट देगा वो मैं तय कर दूंगा। तो साउथ के जो स्टेट्स जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, जिनका जीडीपी नॉर्थ की स्टेट से काफ़ी हाई है, जो देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हीं स्टेट्स को हम पनिश करेंगे और नॉर्दर्न स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता गया उन स्टेट्स को हम रिवार्ड करेंगे। तो यही चीज़ आप समझ लीजिए कि एसआईआर का जो लिस्ट तैयार किया गया है वो डी फैक्टो एक सिटीजन्स लिस्ट में तब्दील हो रहा है। तो हम लोग जो शुरू से ही बोल रहे थे एसआईआर जब आ रहा था कि ये एनआरसी फ्रॉम बैकडोर है, पीछे के दरवाजे से एनआरसी को लेके आने का कोशिश है, तो वही हुआ पूरी तरीके से। ये सरकार आने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस देश को वो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का गिर जाना। पहले इलेक्शन कमीशन एक रोबस्ट इंस्टीट्यूट हुआ करता था, प्रॉब्लम्स था, पहले भी प्रॉब्लम्स था, लेकिन सरकार की इशारे पे नाचने वाला इंस्टीट्यूशन तो ईसीआई नहीं था। हर समाज की महिलाएं, हमारे आदिवासी, हमारे दलित समाज के लोग और हमारे माइनॉरिटीज़, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, उनके लिए ये डेथ नेल जैसा है, ये घंटी बज चुकी है आपके लिए। और अगर आप इस बारे में ज़रा भी सजगता छोड़ेंगे तो आप ये समझिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की चर्चाएं पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर के ज़रूर बताइए कि हमसे क्या क्या पहलू छूट गए, हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, या अगली बातचीत में मनोज्योत्सना जी के साथ हम कौन से और मुद्दे उठा लें। थैंक यू मनोज्योत्सना, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को समय देने के लिए। और जिस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उस बारे में मैंने आपके कुछ और वीडियोस भी देखे हैं, आपकी चीज़ें पढ़ी, तो मुझे लगा कि आप दोनों ज़बानों में, हिंदुस्तानी में और अंग्रेज़ी में, दोनों ज़बानों में ऑडियंस को बता सकती हैं कि ये जो थोड़ा टेक्निकल इशू है ये उनकी ज़िंदगी को किस तरह से अफेक्ट करता है। क्योंकि कई बार हमारे ये टेक्निकल इशूज़ को हमारे ऑडियंस ये समझते हैं कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है। अगर सीएनजी की, एलपीजी की, पेट्रोल की रेट्स बढ़ते हैं तब तो लगता है वो हमसे रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज़ को लगता है ये तो कोई टेक्निकल बात है, ये हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है। तो आज इस तरह से बताइएगा लेमैन के नज़र में रखते हुए कि किस तरह से डिलिमिटेशन और जो एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है ये किस तरह से हमारे आम लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। सबसे ज़्यादा उनको जो बहरहाल कमज़ोर तबके से आते हैं, जिनके पास किसी वजह से कुछ कागज़ कम हैं या उस तरह का मज़बूत बैकग्राउंड नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके। तो इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि इस बार फिर वो बिल लाया जाएगा जो पिछली बार लाया गया लेकिन पास नहीं हो सका था। और उस बिल की वजह से, डिलिमिटेशन बिल की वजह से बहुत सारे लोग आशंकित हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा हमला है और ये जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल ढांचा है हमारा, ये उसमें भी एक तरह से दरारें पैदा करेगा और जो स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप है उसको भी स्ट्रेस में लाएगा। तो बताइए ये कैसे इस तरह से स्ट्रेस में लाएगा? देखिए, डिलिमिटेशन को अगर हम समझे, डिलिमिटेशन पहले क्या होता था कि हर 10 साल में सेंसस होता था और उस सेंसस में पॉपुलेशन के आधार पे पार्लियामेंट में कितनी सीटें होंगी वो बढ़ाया जाता था। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे उन सीट्स को बढ़ाया जाता था, प्लस सीट्स का जो बाउंड्रीज होंगे कि एक पार्लियामेंट्री सीट का बाउंड्री क्या होगा, फिजिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल, हाँ जोग्राफिकल बाउंड्री, वो तय किया जाना। और तीसरा चीज़ है कि कौन सी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें डिलिमिटेशन के अंदर आता है। तो देखने में तो लगता है कि ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन करता होगा, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन पूरा हमारा जो डेमोक्रेसी और जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये इस डिलिमिटेशन के वजह से पूरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है, पूरी तरीके से बदल सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, 1976 में आके जो पॉपुलेशन के तहत जो हमारा सीटें बढ़ाया जा रहा था उसके ऊपर रोक लगा दी गई।
क्यों रोक लगा दी गई? क्योंकि उसी टाइम हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे थे, है ना। तो वो तो आपको भी याद होगा कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से ही कदम उठाए गए। कैंपेन चल रही थी, अवेयरनेस कैंपेन चल रही थी, और उसके साथ साथ मतलब ये एक स्ट्रक्चरली एक कदम उठाया गया, है ना, कि पॉपुलेशन जिस तरीके से एक्सप्लोड हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जब हमारा मकसद बन गया, तो तब तो पॉपुलेशन को बढ़ने से आप उसको रोक रहे हो। तो इसीलिए 1976 में 543 जो पार्लियामेंट की सदस्य नंबर ऑफ सीट्स है उसके ऊपर उसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, कि उसके तहत हम पॉपुलेशन, इसके बाद पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन अभी कम करना है हमको। तो 25 साल के लिए उस पर रोक लगा दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 25 साल और उसके बाद की जो टाइम है उसमें ये जो पॉपुलेशन रोकने का जो कोशिश है वो सदर्न स्टेट्स में बहुत अच्छी तरीके से हुआ, नॉर्दर्न स्टेट्स में वो उतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि अब 25 साल बाद जब 2001 हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वो सरकार भी सीटें नहीं बढ़ाई। ये सीटें बढ़ाने की जो एक बहुत क्रूशियल डिसीजन था उसके ऊपर उस टाइम भी रोक लगा दी गई। अब सीटें तो फ्रीज हो गई, अब हम उसके भी मतलब ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, 50 साल बाद क्या हम आके एकदम सिंपली एरिथमेटिक के हिसाब से बोलेंगे कि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको उतना सीट्स दी जाएगी? क्या हम इतना सिंपली चीज़ों को रखेंगे? क्योंकि अगर वो हुआ तो साउथ के जो स्टेट्स जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, जिनका जीडीपी नॉर्थ की स्टेट से काफ़ी हाई है, जो देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हीं स्टेट्स को हम पनिश करेंगे, और नॉर्दर्न स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता गया उन स्टेट्स को हम रिवार्ड करेंगे। तो ये तो हमारा जो मतलब देश का जो पॉलिसी था उसका खिलाफ हो गया। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि इसके चलते अगर हम सिंपल हिसाब से अभी एक तो देखिए सेंसस तो अभी तक हुआ नहीं, 2011 में देश में लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद 2021 में सेंसस होना था लेकिन कोविड के चलते सेंसस हुआ नहीं, उसके बाद 5 साल बीत गया है। क्यों सेंसस नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी सवाल है ये, क्योंकि देश में ऐसा तो नहीं कि देश में चीज़ें उसके बाद रुक गया। वर्ल्ड कप हुआ है, हर साल IPL होता है, लेकिन सेंसस नहीं हुआ। मतलब ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जैसे ब्रिटिश ने जब सेंसस करता था तब ब्रिटिशों ने जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसके बीच में भी सेंसस किया था, और अब हम एक इंडिपेंडेंट देश होके आज तक हम सेंसस नहीं कर पाए। ठीक है, 2 साल कोविड के लिए 2 साल रोक लगाया गया, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। खैर जो भी है, अभी सेंसस का मतलब प्रिपरेशन शुरू हुआ है, अगले साल होपफुली सेंसस होगा। लेकिन सेंसस करके आप एक सिंपल मैथमेटिक हिसाब से अगर आप बोलेंगे कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा नंबर्स होंगे, तो वो नंबर्स तो फिर सदर्न स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे जी, और नॉर्दर्न स्टेट्स को बहुत ज़्यादा MPs मिल जाएगी जी। तो वो तो पूरी तरीके से सदर्न स्टेट्स के साथ धोखा हो गया है ना। तो सदर्न स्टेट्स क्या ये मानते हैं कि पार्लियामेंट में जो फैसले लिए जाएंगे क्या वो उनके खिलाफ भी लिए जा सकते हैं? बिल्कुल उसके खिलाफ लिए जा सकते हैं, और उनके जो बोलबाला है वो कम हो जाएगा, उनका जो असर्शन का जगह था वो कम हो जाएगा, तो बार्गेनिंग पावर उनकी बहुत कम एकदम ही कम हो जाएगी। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर तो मतलब सारे स्टेट्स का एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर टिकी हुई है ना, तो वो बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। ये तो सदर्न स्टेट्स की एक कलेक्टिव पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर रहा है। वो किसी इसीलिए वो NDA के साथी भी हो सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथी भी हो सकते हैं, ये तो सबको अफेक्ट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कोई सदर्न यूनिटी इमर्ज कर रही है अगेंस्ट दिस
नॉर्थ इंडियन, जिसको मेनली जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं, इनको बीमारू स्टेट कहा जाता है ना। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू स्टेट्स का जो बोझ है, आर्थिक बोझ है, जो असमानता का बोझ है, जो अशिक्षा का बोझ है, जो बीमारी का बोझ है, जो कुपोषण का बोझ है, जो भूखे बंदों का, इंसानों का बोझ है, ये सारा बोझ मिटिगेट करते हैं, ऑफसेट करते हैं हम, जो साउथ इंडिया कमा करके देता है। अब उस साउथ इंडिया को जो ये सज़ा मिलने वाली है, उसको लेकर के क्या वहाँ कोई यूनिटी बनती दिख रही है आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि तमिलनाडु से सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठा डिलिमिटेशन के खिलाफ। तो तमिलनाडु का जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने आवाज़ उठाया था, और स्टालिन ने ये कॉल दिया था कि सारे सदर्न स्टेट्स को एक होना पड़ेगा। मैं आपको अगर कुछ डेटा बता दूं जी, कि अभी जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम डिलिमिटेशन का वो करें, तब उत्तर प्रदेश का सीट्स बढ़ेगा 11, ठीक है, अभी 80 है, 91 हो जाएगा। बिहार का सीट बढ़ेगा 10, राजस्थान का सीट बढ़ेगा 6, कर्नाटका का सीट बढ़ेगा 3, तमिलनाडु का सीट घटेगा 8, कम हो जाएगा 8, आंध्र प्रदेश का सीट घटेगा 8, केरल का सीट घटेगा 8। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमपीज है उनसे सीट कम हो जाएगी और वहाँ पे सीट बढ़ जाएगी। मैं कहीं पढ़ रही थी कि केंद्र सरकार ऑफर कर रही कि हम जहाँ पर सीट घटने के चांसेस हैं, हम वहाँ पर 50% कुछ रेस दे रहे हैं, जिससे कि सीटें बराबर हो जाएं, या उनको नुकसान ना हो, या उनके बार्गेनिंग पावर कम ना हो। हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, मतलब बात ये है ना, ये मोल भाव तो नहीं हो रहा है ना, ये मतलब सरोजिनी नगर का बार्गेनिंग तो नहीं हो सकता है ना, तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का बात है। और दूसरा बात है कि आप उसका मतलब एक सोल्यूशन निकालिए। ये सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि हम आपको भीख में 4 सीट ज़्यादा दे देंगे। जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में एक फॉर्मूला है जिसके चलते सीट्स तय होती है। यूरोपियन पार्लियामेंट में भी अगर आप देखें, आइसलैंड जैसे कंट्री और जर्मनी जैसे कंट्री है ना, तो अगर सिंपल पॉपुलेशन से चले तो आइसलैंड का 0 होगा, माइनस में रिप्रेजेंटेशन होगा, और जर्मनी, फ्रांस, इन सब का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है, तो इन सब का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या किया जाता है कि वहाँ का एक सेट फार्मूला है। तो मैं फार्मूला की डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जैसे वो फार्मूला निकाले, जिससे वो इंश्योर किया है कि एकदम कम पॉपुलेशन वाली कंट्री जैसे आइसलैंड, उसका भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हो, और जर्मनी का या फ्रांस का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके चलते उसका पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इस टाइप का कोई आप लेके आइए, आप देखिए कि जीडीपी में कौन सा स्टेट का ज़्यादा सहयोग है देश के जीडीपी में। आप ये देखिए, जितने बातें आप अभी बताए ना, कुपोषण से लेके लिटरेसी से लेके इन्फेंट मॉर्टेलिटी, स्वास्थ्य, सारे चीज़ों में साउथ इंडियन स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी। और उनका पॉपुलेशन भी वो कंट्रोल किया, जो पूरे देश का मकसद था। हम जब पॉपुलेशन कंट्रोल का बात किए थे, तब तो मतलब पूरा देश को एक साथ चलना था पॉपुलेशन कंट्रोल में। अब वो लोग सक्सेसफुल रहा, नॉर्थ इंडिया के स्टेट सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आज आप उसके लिए उसका रिप्रेजेंटेशन कम कर देंगे। मतलब बात तो यही है ना जी। तो जो पहली बात, तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको घटा तो नहीं सकते हैं। उससे अगर एक सीट भी कम हुआ तमिलनाडु का, तो हम उसको नुकसान ही मानेंगे ना। रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ाने का बात होती है, आप उसको कम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेट आप बनता हुआ देख रहे हैं कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है कि भाई आप इसको करिए, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे स्टेट्स जो रियल पॉलिटिक्स है वो हमें रोक रही है। तो अगर ये मान लीजिए और टल जाता है, तो इससे कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी देश पर। हाँ, मतलब देखिए, एक बात है कि एक डिबेट ये भी है कि आपको बढ़ाना क्यों है, मतलब पार्लियामेंट एमपीज का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ाना क्यों है, मतलब जो डबल हो जाने का अभी बात चल रही है, और
बाय द वे अगर डबल हो जाएगा तब भी मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और साउदर्न स्टेट्स को बहुत कम फ़ायदा मिलेगा। लेकिन तब भी बात यही है कि एमपी का नंबर ज़्यादा होना मतलब वो भी तो एक एमपीज के पीछे बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है जी। तो वो भी मतलब एक बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट का खर्चा बन जाएगा। तो ये भी एक तर्क है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना क्यों है। आप ये देखिए ना, आप पॉपुलेशन को पहले देखिए कि पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ है। मतलब एक जैसे माइग्रेशन हुआ है बहुत ज़्यादा, गांव से शहर में लोग आए हैं, तो इसके लिए डिलिमिटेशन करना तो ज़रूरी है। शहरों के पॉपुलेशन बढ़ा है, गांव के पॉपुलेशन घटा है, ये चीज़ों को मैप करना। बाकी मतलब सादर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स का भी डिवीज़न देखना। लेकिन आप एकदम एक सिंपलिस्टिक तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि जिसका संख्या ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा एमपी कर तो देंगे। अगर इसको हम फॉल्टी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो हमारा मॉडल है जो एक जगह पर कंसंट्रेट करता जाता है, क्या उस वजह से ये हुआ? और अगर हम उसको चेक करते हैं, हम अपने पूरे अर्बनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम डिस्बर्स करते हैं तो इससे 8-10 सालों में क्या फ़र्क पड़ेगा? लाइक अगले 10 साल या फिर अगले 25 साल के लिए इसको रोका जाए और पहले उस तरह से चेक किया जाए, क्या ये कोई सॉल्यूशन है? देखिए, बात ये है कि इस प्रोसेस को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। अभी तक हम जो देख रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट में एक बिल अचानक से पीछे से लाके पास कर देने का, कुछ घंटों में, हाँ कुछ घंटों में पास कर देने का नया मॉडल आया है। तो ये उल्टा तो ये होना चाहिए कि पार्लियामेंट में आप एकदम मतलब डिटेल्स में इस पे चर्चा कीजिए, इस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाइए, आप उसके साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए और पूरे देश में एक चर्चा हो जी। मतलब वही चीज़ तो अब देखिए अभी हमारे डेमोक्रेसी से वो खो गया है। मतलब चर्चा करने की बात या लोगों को मतलब एक चीज़ आ रहा है, ऑन बोर्ड लेने की बात। हाँ, ऑन बोर्ड लेने की बात। तो SIR जब चल रहा है और हम देख रहे हैं कि एक ख़ास तरह का SIR हो रहा है जिसमें कुछ मार्जिनलाइज्ड कैटेगरीज को फर्दर मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एक चीज़ और हो रही है कि कागज़ जिनके पास कम हैं वो कौन लोग हैं? जाहिर है वो हमारे आपके जैसे लोग नहीं हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बहुत पैसे वाले लोग नहीं, वो गरीब लोग हैं। SIR को मैं एक तरह से अब देख रही हूँ एक ऐसा प्रोसेस जो पहली बार ऑफिशियली अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क कर रहा है और प्रिविलेज को फर्दर प्रिविलेज दे रहा है और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको सीन से ही बाहर कर रहा है ना? उनके पास कागज़ नहीं है। तो ऐसा SIR जब हो रहा है तो अब मैं इससे जोड़ना चाहती हूँ कि क्या जेरीमेंडरिंग जो है वो इस तरह के SIR के बाद बहुत इजी हो जानी है और डिलिमिटेशन जो होगा क्या उस की डिज़ाइन इस नए वोट बैंक या वोट साइज़ और जेरीमेंडरिंग को दिमाग में रख के मुमकिन है? देखिए, डिलिमिटेशन और SIR दोनों का है एक ही मकसद दिख रहा है हमको। जो डिलिमिटेशन का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और SIR को लाया ही गया है उसलिए, वो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। मतलब लोगों के जो एक हक था पहले कि हमारे देश में जब हमारा डेमोक्रेसी शुरू हुआ तब से ही मतलब हमारा डेमोक्रेसी जहाँ से शुरू हुआ यूरोप के बहुत सारे देश के डेमोक्रेसी से वो आगे था। बिल्कुल राइट, क्योंकि हमारे देश में सही मायने में हर वोट का कीमत सेम था। अभी तक गरीब आदमी ये कह सकता था कि अंबानी का वोट और मेरा वोट एक बराबर है ना? अब ये जो अधिकारहीनता नई पैदा की जा रही है जी, है ना, पावरलेसनेस जो है, इसको आप बताइए ये क्या बनेगा इसका? एक चीज तो है वोट देने का अधिकार और दूसरा जो था वो ये भी था कि वोट में खड़ा होने का अधिकार। वोट इलेक्शन में खड़ा होने का। इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है ऑन पेपर्स, राइट, कोई भी खड़ा हो सकता है। और एक चीज़ है कि एक डेमोक्रेसी में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, आप उनसे उनका रिप्रेजेंटेशन सुरक्षित करोगे। आप देखोगे कि आपके जितने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो उनका रिप्रेजेंटेशन मेन स्ट्रीम, मतलब वो धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से मेन स्ट्रीम कम्युनिटी हो जाए। यही तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, है ना? लेकिन
जो हम देख रहे हैं डिलिमिटेशन के तहत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को और मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और एसआईआर के तहत जो हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो आप बताए, उनके हक को और मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है, उनका हक और कम होते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा हमको तो डेमोक्रेसी का लिमिट बढ़ाना था, हमारा मकसद तो ये तो हमारा डेमोक्रेसी को और आगे लेके जाना था, लेकिन ये धीरे धीरे डेमोक्रेटिक राइट्स कम होता जा रहा है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर बोलूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। हमने देखा हम डिलिमिटेशन को लेके जब रिसर्च किए तो हमने देखा कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है अगर कोई कम्युनिटी का, वो है मुस्लिम, आदिवासी और दलित। ये जो 3 मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, इन सब का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आगे भी और होने का संभावना है। थोड़ा एक्सप्लेन करिए मुस्लिम का कैसे हो रहा है। कि ट्राइबल्स का तो समझ में आता है कि उनकी लोकेशनल एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकती है, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरियाज। हाँ, है ना? नहीं, आप क्या हो रहा है मुस्लिम समाज का खास करके कि रिजर्व कैटेगरी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप रिजर्व करेंगे, वो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक नियम है कि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होना पड़ेगा, तभी आप उसको रिजर्व कर सकते हैं। एससी रिजर्वेशन का वैसा कोई नियम नहीं है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, रिजर्व घोषित कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि एक प्रोपेंसिटी ये रहा है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एससी के अंदर रिजर्व कर देना, और जो एससी मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको रिजर्व नहीं करना, उनको जनरल छोड़ देना। तो दोनों को ये परेशान करने वाली, दोनों को परेशान करने की बात है और एक दूसरे से दोनों को लड़ाने की बात है। क्योंकि आप अगर ये बोलोगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, मान लीजिए नागीना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 50% से ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान है, लेकिन वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होने से क्या होता है कि कभी वहाँ पे कोई मुसलमान आ ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सिर्फ एससी कैंडिडेट आएगा, है ना जी। तो वहाँ पर मुसलमान आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमानों को एससी कैटेगरी में जगह ही नहीं है। ट्राइबल में तो है भी, लेकिन एससी में तो है ही नहीं है। तो क्या होगा कि एक तो जब कोई भी मुसलमान वहाँ पे खड़ा नहीं होगा तो मुसलमान जो इलेक्टोरेट है वहाँ पे भी मतलब वोट देने जाने का एक मोटिवेशन कम हो जाता है। एक ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे दलित एक्चुअली ज़्यादा है, जहाँ पे दलित पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कीजिए ना। आप वहाँ पे अगर नहीं रिजर्व करते हैं तब क्या होता है कि जो दलित कैंडिडेट्स है वो जहाँ से उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे अगर दलित कैंडिडेट्स खड़ा होंगे तो एक ऑर्गेनिक लीडरशिप ज़मीन से उठ के आएगा। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित मेजॉरिटी नहीं है वहाँ पे जब आप उसको रिजर्व करोगे तब उनको डिपेंड करना पड़ता है दूसरे कम्युनिटी के ऊपर, है ना। तो तब वो अपना एजेंडे से इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तब उनको अपना एजेंडा से जो एकदम अपना एजेंडा, अपना कम्युनिटी का एजेंडा बना के अगर कोई ज़मीन से उठ के कोई दलित लीडर उठ के आता है, कोई पार्लियामेंट में जाता है, तो वो अपना कम्युनिटी का बात पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा ना। तो कम्युनिटी की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिटी का एजेंडे को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं जी। और एक ऐसी आर्टिफिशियल जगह पर आपको रोपा जा रहा है जहां आपकी जड़ें नहीं है। आप ये जी ऐसे ही है। सेम चीज़ हम आदिवासी कम्युनिटी में भी, आदिवासी डिलिमिटेशन में भी देखे हैं कि झारखंड में, मान लीजिए झारखंड में मैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जांपल देता हूँ, राजमहल और रांची, ठीक है। दोनों में लगभग 30% आदिवासी पॉपुलेशन है, लेकिन राजमहल में 30% मुसलमान भी है, ठीक है। तो इन दोनों में फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन दोनों में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो सकता है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगा? आइडियली रांची को होना है, ताकि राजमहल से एक मुसलमान अगर कॉन्टेस्ट करना चाहे तो वो कॉन्टेस्ट कर सके और रांची से एक आदिवासी करे। लेकिन
रांची इज़ अ जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड राजमहल इज़ अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये जो बार बार मतलब आदिवासी वर्सेस मुस्लिम ऐसे करके एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करना, यही डिलिमिटेशन से हो रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल मैं देती हूँ बस इसके ऊपर, मुसलमान मार्जिनलाइजेशन के ऊपर। असम में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक है धुबरी, एक है बरपेटा। पहले क्या होता था, दोनों में 40% से भी ज़्यादा, 45% से ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन था, ठीक है, और दोनों से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होता था असम में। अब क्या किया, धुबरी से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल के वो बरपेटा में बरपेटा से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल के वो धुबरी में डाल दिए, ठीक है। चेंगा, जानिया और बागबट 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को निकाल के वो धुबरी में डाल दिए। अब धुबरी का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, ठीक है। धुबरी इज नाउ अराउंड 70-80% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, और बरपेटा का जो मुसलमान इलेक्टोरेट था वो घट के 20% में आ गया है। तो अब बरपेटा से कोई मुस्लिम खड़ा नहीं हो सकता है। जीतेगा तो बिल्कुल नहीं। हाँ, और धुबरी में मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्टोरेट। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं और आप एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हैं दलित, ट्राइबल और मुस्लिम का क्या बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सिर्फ मुस्लिम इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपको ये क्यों लग रहा है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक तरीके से सामने आए और वो पार्लियामेंट पहुँचे? वाई इज़ इट नेसेसरी दलित और हिंदू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट मुस्लिम? ये क्यों ऐसा ज़रूरी है? देखिए, मतलब हमारे तो यही है कि हर मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, अब मार्जिनलाइजेशन तो मुसलमान नहीं, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों में मार्जिनलाइजेशन तो है, वो तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट से ही क्लियर हो गया था ना कि कुछ जगह पे दलितों से भी बुरा हाल मुसलमानों का, सोशियल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, वो दलितों का भी है, आदिवासियों का भी है। तो यही बात मैं शुरू में ही बोली थी कि डेमोक्रेसी का मकसद होना चाहिए कि सारे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनसे रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट तक पहुँचे और लोगों की बात, अपनी कम्युनिटी का बात वो लेके आए, उनकी कम्युनिटी की बैकवर्डनेस क्यों है वो लेके आए। वो तो मतलब सारे कम्युनिटी से ये आना चाहिए, है ना। ये ना करके एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर देना और इनका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाना, यही यहाँ पे हो रहा है। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन है स्पेसिफिक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का, वेदर इट इज़ ट्राइबल और दलित्स और मुस्लिम्स, तो SIR का भी तो एक इम्पैक्ट है इनके ऊपर, क्योंकि ये लोग हैं, दुनिया में तो हैं, उस भूभाग में, ज्योग्राफी में हैं, लेकिन कागज़ों पर नहीं होंगे। जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल रोल होगा उसमें वो लोग नहीं होंगे, तो उनको घोस्टिंग हो रही है, उनको एक इनविजिबलाइज किया जा रहा है वोट वाइज, इलेक्शन वाइज। बिल्कुल, देखिए SIR में जो कागज़ SIR में मांगा गया अचानक से, ठीक है, एक तो SIR अचानक से आया, वंस अगेन कोई चर्चा नहीं हुआ इस पे, कोई तैयारी नहीं हुई, अचानक से ये थोपा गया लोगों के ऊपर। हम अगर बंगाल का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लें। वेस्ट बंगाल में जब SIR हुआ तो पहले राउंड SIR के बाद लोग कैसे भी करके कागज़ जुगाड़ के जब पहुँचे और BLO को वो कागज़ सौंपे और BLO ने एक लिस्ट बनाया, उसके बाद भी हमने देखा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से एक बहुत ही आर्बिट्रेरी एक सिस्टम लगाकर बहुत लोगों को बाहर कर दिया गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और उसमें भी हम अगर देखें कि सबसे ज़्यादा जो जिनको नुकसान पहुंचा बंगाल के SIR में और बिहार के SIR में भी, वो बंगाल में अगर हम देखें मुसलमानों का, मोतुआ समाज का जो SC है, माइग्रेंट लेबर जो एरिया से जाते हैं, और महिलाओं का सबसे ज़्यादा हुआ है नुकसान। क्योंकि देखिए, कागज़ किसके पास नहीं होते हैं। आपने भी जो बात का इशारा कर रहे थे ना कि कागज़ होना एक प्रिविलेज है। जी।
एक मतलब लैंड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, बैंक डॉक्यूमेंट, यही सब चीज़ें तो मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये किसके पास होंगे? लैंड डॉक्यूमेंट्स किसके पास होता है? बर्थ सर्टिफिकेट कितने % लोगों को हमारे देश में हॉस्पिटल में बर्थ होता है और उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिनका घर में बर्थ है, जिनका घर में बच्चा पैदा हुआ है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, पंजीकरण नहीं होती है बर्थ का। दूसरा चीज़, महिलाओं को बहुत ज़्यादा, क्योंकि महिलाएं शादी के बाद दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उनको अपना नाम ढूंढना, जैसे जब मध्य प्रदेश में SIR हो रहा था, मध्य प्रदेश में बहुत सारे महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से माइग्रेट होके आए हैं, मतलब शादी के बाद। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में शादी का रिश्ता ज़्यादा है और बहुत लोग शादी के बाद यहाँ पे आते हैं। बिहार से बहुत लोग नेपाल जाते हैं शादी के बाद, या नेपाल से लोग शादी करके बिहार में आते हैं। तो ये सारे तो आना जाना तो है ना, मतलब खास करके महिलाओं की। मध्य प्रदेश में SIR हो रहा था, महाराष्ट्र में SIR उस टाइम नहीं हो रहा था। तो जो लोग मध्य प्रदेश में SIR के कागज़ मांग रहे थे या वोटर्स लिस्ट में नाम ढूंढ रहे थे, उनको तो वोटर्स लिस्ट में अपना मायके का वोटर लिस्ट देखना पड़ेगा ना। लेकिन महाराष्ट्र में तब वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र में तब SIR नहीं हो रहा था, तो बहुत लोग अपना नाम ढूंढ नहीं पाए वोटर लिस्ट में। ये तो बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है और इट इज़ बिटवीन द टू स्टेट्स है। इसको तो कोई लोकल लेवल पे हैंडल ही नहीं कर सकता है। 2002 के वोटर लिस्ट को माना गया था कि वो बेस्ड डॉक्यूमेंट होगा। उस डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम है या नहीं है, लेकिन बंगाल में जो हम देखे कि बहुत लोगों का नाम होने के बाद भी उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से निकाला गया, और वहाँ पे हमने देखा कि ये जो बात आप बता रहे थे ना कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सारे ज़िलों से शुरू में नाम उतना घटा नहीं था, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखा के इन सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मुसलमानों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ से लोगों का नाम हटाया गया। सिमिलरली मोथुआ समाज के लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ पे बहुत सारे आए हैं यहाँ पे, तो उनके पास कागज़ की कमी होने के चलते, चाहे वो 1970 में आ गया हो, 1971 के वॉर के टाइम आ गया हो और आके यहाँ पे सेटल हुआ, लेकिन कागज़ अगर आप दिखा नहीं सकते तो आपका नाम बाहर हो जाएगा। तो बात वही है कि कागज़ होना और हो पाना, वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रिविलेज का बात है। यही चीज़ हम असम के NRC में भी देखे थे कि जो एकदम सबसे मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ है, उनको पता ही नहीं था कि NRC कुछ हो रहा है और उस पर कागज़ तैयार करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। तो जो आदिवासी पॉपुलेशन है वो बहुत भारी तादाद में बाहर हो गया था। इसमें एक चीज़ और है, जो बहुत गरीब लोग हैं वो दिहाड़ी पर काम करते हैं और उनके लिए अपने कागज़ बनवाने के लिए जो मुमकिन भी है, मान लीजिए उनका राशन कार्ड है या उनका और कोई BPL कार्ड है, बैंक का कागज़ है, उनके लिए ये अपने आप में एक सज़ा है कि वो अपनी दिहाड़ी रोकें, अपने काम से छुट्टी ले लें और वो सरकारी दफ्तरों के, जो हमारे सरकारी दफ्तर बिल्कुल एफिशिएंट नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेवा करने बैठे हैं, वो तो इसलिए बैठे हैं कि तुम क्यों आ गए हो, और आए हो तो पहले कुछ चढ़ावा दे दो, उसके बाद तुम्हारा काम करेंगे। गरीब आदमी की तो बात वैसे भी नहीं सुनते हैं वो। तो ऐसे में गरीबों के लिए अपने कागज़ पूरे कराना अपने आप में उनका जो रोज़गार से उनको हटाना है, कई कई दिन उनके खाली इसी में जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई अधिकारी के स्तर पे या डिपार्टमेंट्स के स्तर पे किसी तरह का सेंसिटाइजेशन भी नहीं हुआ कि गरीब आदमी अगर कागज़ बनवाने आता है तो उसकी मदद करिए आप आगे बढ़ के। तो ये जो ओवरऑल रवैया है गरीबों के लिए, वो वहाँ पर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये मार्जिनलाइजेशन का एक प्रोसेस भी मार्जिनलाइजेशन है, और जब वो नहीं करवा पाएंगे तो मार्जिनलाइजेशन परमानेंट है उनका। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, दोनों तरह से ये है। तो ये बताइए कि ये जो गरीब लोग हैं ये ज़िंदा तो रहेंगे ही, और इनके पास वोट का अधिकार नहीं होगा, तो क्या ये अभी डी फैक्टो ये हो जाएगा कि अमीर आदमी चुनाव लड़ेगा और अमीर आदमी को
अमीर आदमी या जो मिडिल क्लास है वही वोट देगा और वो उसी का एजेंडा सेटिंग होगी, क्योंकि जिसका वोट ले मांगेंगे उसी के लिए एजेंडा सेट करेंगे। तो जो अभी हम लोग बात करते हैं कि गरीब के लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो, तो ये तो चला जाएगा। तो उससे भी और ख़तरनाक चीज़ जो हो रहा है कि SIR एक तो आपने बना लिया, SIR का लिस्ट हो गया। अब जैसे बंगाल में नया सरकार आके ये ऐलान कर दिया है कि जिनका नाम SIR में नहीं है उनको सरकारी सुविधाएं नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से तो आप SIR पहले करके वोटर्स लिस्ट को अब उसको सिटीजन्स लिस्ट बना रहे हो। वोटर लिस्ट जो तैयार हुआ है, अब जिनका नाम SIR में नहीं है उनको सरकारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो मतलब NREGA का काम देना हो या दूसरे काम हो, कुछ मिडिल क्लास के भी बहुत लोगों का नाम बाहर हुआ है SIR के लिस्ट में। तो जैसे टेलीग्राफ के एडिटर का एक जो बहुत बड़ा वो मामला है। हाँ, चर्चित मामला, वो क्योंकि टेलीग्राफ के एडिटर है इसीलिए चर्चित हुआ और इसीलिए उसका केस सॉल्व भी हो गया। लेकिन SIR में उनका नाम नहीं था और उसके चलते उसका पासपोर्ट नहीं रिन्यू हो रहा था। तो यही चीज़ आप समझ लीजिए कि SIR का जो लिस्ट तैयार किया गया है वो डी फैक्टो एक सिटीजन्स लिस्ट में तब्दील हो रहा है। तो हम लोग जो शुरू से ही बोल रहे थे SIR जब आ रहा था कि ये NRC फ्रॉम बैकडोर है, पीछे के दरवाजे से NRC को लेके आने का कोशिश है, तो वही हुआ पूरी तरीके से। तो सिटीजनशिप तय करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है भारत में? कौन तय कर रहा है, किस मैकेनिज्म से तय कर रहा है कि कोई सिटीजन है या नहीं उसके पास? मतलब मुझे बताइए वो डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट कुछ तो है नहीं उस तरीके से, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन को ही बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन तो वोटर बनाने है। नहीं, मैं तो वही बोल रही हूँ ना कि वोटर लिस्ट जो तैयार किया इलेक्शन कमीशन, अब उसी को एक डी फैक्टो सिटीजन्स लिस्ट के तहत देखा जा रहा है। वो तो NRC फ्रॉम बैकडोर ही हो रहा है। एकदम, मैं ये मानती हूँ, लेकिन ये 18 साल की उम्र वाले लोगों के लिए हो रहा है जी ना। 18 साल से जो छोटे उम्र के लोग हैं वो भी तो सिटीजन हैं। जी बिल्कुल। देखिए, तो उनका अब जैसे बंगाल में ये आया कि अगर वो नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम से बाहर किया जा रहा है। तो वो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उनके माँ बाप के पास नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब उनके माँ बाप को अगर नहीं दिया जाएगा, उनके माँओं को खास करके बंगाल में एक लक्ष्मी भंडार दिया जाता था, 1000 रुपये हर महिलाओं को मिलता था। तो अब वो चेंज करके एक अन्नपूर्णा भंडार बोल के एक नया स्कीम लेके आए हैं और उस स्कीम में एक मतलब एक बहुत डिटेल फॉर्म भरना पड़ता है लोगों को, तभी वो पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी जिनका नाम SIR में नहीं है उनको वो नहीं मिलेगा, ऐसे ऐलान हुआ है। अब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ तो वो लोग थोड़ा पीछे हटे हैं, लेकिन एक टेंडेंसी ऑलरेडी दिख रहा है कि ये SIR का जो लिस्ट है वो लिस्ट को ही डिसएनफ्रेंचाइज लिस्ट बना दिया जाए। ये 140 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर अपनी सिटीज़नशिप को लेकर के भ्रमित हैं, उनको नहीं पता है, तो ये काम तो ये फेलियर तो स्टेट का है ना भाई। इतने बड़ी तादाद में लोगों को आपने मशकूक कर दिया, शक के दायरे में ले आए कि वो सिटीज़न है या नहीं है जी। और आपको याद होगा असम में तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर भी आ गई थी जी, है ना, या एक ब्रिगेडियर साहब एक आ गए थे, जी, है ना, इस लेवल के लोग आ गए थे। तो ये जो शक के दायरे में 140 करोड़ 145 करोड़ लोग हैं, ये क्यों ना ये माने कि ये तो स्टेट का फेल्योर है कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे सब तय होगा। जी देखिए, उसके साथ साथ ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने जो बोला कि कौन सा डॉक्यूमेंट मान्यता पाएगा। आप NREGA कार्ड को डॉक्यूमेंट मान लीजिए। NREGA कार्ड तो सरकारी डॉक्यूमेंट है ना। बिल्कुल आपका मतलब एड्रेस चेक करके NREGA कार्ड तभी इशू होता है, लेकिन NREGA कार्ड को आप नहीं मान रहे, राशन कार्ड को आप नहीं मान रहे हो, जो गरीबों के पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है उनको आप नहीं मान रहे हो। आवास विकास योजना में जिनको मकान दिया गया उस मकान की रजिस्ट्री को भी नहीं मान रहे, कागज को भी नहीं नहीं मान रहे। तो
तो गरीबों के पास तो यही कागज होंगे ना, उनके पास अब ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं होगा। हाँ। अगर उनके पास गाड़ी नहीं है तो हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस लेके तो वो नहीं बैठेंगे ना। बिल्कुल। तो बात यही है कि हाँ, ये बिल्कुल ही एक फेलियर है सरकार की तरफ से ही। और उसके बाद बंगाल में जैसे एक ट्राइब्यूनल आया कि सरकारी जजेस का ट्राइब्यूनल आया कि आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो अभी उस ट्राइब्यूनल की तरफ से बोला गया है कि जितने लोग बाहर हैं उन सबके क्रॉस चेक करके उनको वापस करने में हमें 21 साल लग जाएगा। यही जज साहब, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बोले थे कि आप अगर एक इलेक्शन में वोट नहीं दे पा रहे, ठीक है, अगले इलेक्शन में दे दीजिएगा। अब उनसे पूछना चाहिए कि जज साहब 21 साल बाद बोल रहे हैं कि हमारा नाम आएगा। कई करोड़ मामले हैं जो ये जज निपटा नहीं पा रहे हैं, जो प्रॉपर लिटिगेशन है उनके सामने वो निपटा नहीं पा रहे हैं, और ये तो वो तो फेलियर है। वो तो फेलियर सरकार की होगी ना। हाँ, तो ये जो लोग चेक करने आते हैं हमारा कि हम सिटीज़न हैं या नहीं हैं और हम वोटर हैं या नहीं हैं, तो इनके पहले डॉक्यूमेंट क्या नागरिक चेक कर सकते हैं कि हमें अपना भी दिखा दीजिए। आपने जहाँ से सारे कागज़ बनवाए हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी वहीं से बनवा लेंगे जी। तो जो हमें चेक करने आ रहा है क्या हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो नागरिक है या नहीं? देखिए, बहुत सारे बीएलओ भी बाहर हो गए थे बंगाल में, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो बहुत सारे बीएलओ जो खुद लोगों के ये पंजीकरण कर रहा था वो खुद बाहर हो गए। फिर बीएलओस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था, बहुत सारे बीएलओ खुदकुशी किया जी। बहुत सारे बीएलओ का डेथ हो गया, मतलब हार्ट अटैक से, प्रेशर नहीं ले पाए इसलिए। तो जो लोग आते हैं ये काम करने उनके ऊपर भी एक्चुअली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और उनके ऊपर मतलब एक क्रूअल प्रेशर दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आपको ये पूरा चीज़ ख़त्म करना पड़ेगा। हर दिन आपको 100 लोगों के डेटा कलेक्ट करके उसको फिर अपडेट करना पड़ेगा, और अगर आप फेल कर गए ये काम करने में तो आपका जो ओरिजिनल नौकरी है, जो स्कूल टीचर है या कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, उसके ऊपर असर आ जाएगा। जी। तो जो बीएलओस जो ये काम कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे थे, और बहुत सारे खुदकुशी का घटना आई है। तो जहाँ जहाँ इलेक्शन थे इमीडिएटली वहीं कुछ महीनों में इन्होंने एसआईआर की एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए क्या नागरिक कहीं इसको रुकवाने के लिए या इसको किसी तरह से सेंसिबल बनाने के लिए किसी जा सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के पास? कोई है हमारे पास? गए तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए थे। नहीं, वो तो कुछ नागरिक जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन ये प्रोसेस तो रोक तो नहीं लगाया इस प्रोसेस में। बाकी जितने ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी मान लिए अल्टीमेटली कि ये प्रोसेस को एकदम पूरी तरीके से बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो भी तो हुआ नहीं। जी। तो हमारे पास नागरिकों के पास और है क्या, मतलब एक कोर्ट है और एक पार्लियामेंट है, यही तो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आवाज़ उठ सकता है। ये बताएं कि अभी की सरकार को क्या ये पूरा विश्वास है कि अब वो कभी हटाए नहीं जाएंगे, इसलिए वो ऐसी तरह की पॉलिसीज़ ला रहे हैं, ऐसा एसआईआर कर रहे हैं, ऐसा डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं ज़बरदस्ती? इन्हें ये क्यों नहीं लग रहा है कि हो सकता है कि अगले इलेक्शन में जनता इनको वोट आउट कर दे और नए लोग आ जाएं, तो फिर यही सारी चीज़ें उनके विरोध में भी जाएंगी, यही डिलिमिटेशन, यही जेरीमेंडरिंग, यही सब कुछ। तो इतना विश्वास क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सरकार आने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस देश को वो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का गिर जाना। मतलब पहले इलेक्शन कमीशन एक रोबस्ट इंस्टीट्यूट हुआ करता था, प्रॉब्लम्स था, पहले भी प्रॉब्लम्स था, लेकिन सरकार की इशारे पे नाचने वाला इंस्टीट्यूशन तो ईसीआई नहीं था। सरकार के साथ, मौजूदा सरकार के साथ ईसीआई का एकदम अलग अलग उसको देखा जाता था, है ना। तो चाहे ईसीआई हो चाहे कोर्ट हो, जिस तरीके से अभी ये सारे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर पड़ गए हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशंस के इंडिपेंडेंस जिस तरीके से घट गया है, वो आई थिंक एक ऑथोरिटेरियन फाशिस्ट सरकार को वही चाहिए होता है, क्योंकि इसका काट तो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी जितना स्ट्रांग होगा तब
ये इलेक्शन के प्रोसेस, ये सारे एक मायने रखते हैं। जी। लेकिन डेमोक्रेसी जब अंदर से खोखला हो जाए तो कोशिश तो वही चल रही है। हालांकि हमने सोचा नहीं था हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी, मुझे ये लगता है अब डेमोक्रेसी के अंदर जो उसका जूस था या जो उसका मीट था वो तो खा चुके हैं लोग। जी अभी उसका छिलका जो है ना वो भी सड़ रहा है। जी। क्या हमारे पास इससे बियॉन्ड सोचने का कोई ऑप्शन है? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट सर्विंग द पीपल एनीमोर, इट इज़ जस्ट सर्विंग द क्रोनी कैपिटलिस्ट? देखिए मतलब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो देश के युवा सड़कों पे है, लोगों को दिख तो रहा है बहुत कि किस तरीके से हमारा जो एक डेमोक्रेसी था वो जैसे भी था उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थे, उसको बेहतर बनाना था। वही उसको बेहतर बनाना था। लेकिन अभी ये मौजूदा सरकार आने के बाद जिस तरीके से, मतलब मैंने जो एग्जांपल्स दिए आपको, वो चाहे ईसीआई हो चाहे कोर्ट हो, ये सब जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट हुआ है और जिस तरीके से अब सरकार के इशारों पे काम हो रही है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखता नहीं है, ऑब्वियसली लोगों को दिखता है। एक एक इलेक्शन, अब मतलब मौजूदा हरियाणा का इलेक्शन हो, बिहार का इलेक्शन हो, बंगाल का इलेक्शन हो, जिस तरीके से अभी इलेक्शन को एक रॉबरी में तब्दील किया जा रहा है, उसी से ही तो मतलब ये पूरा एसआईआर का ही सिस्टम देख लीजिए। मतलब पहले जनता सरकार चुनता था, अब सरकार जनता को चुन रहा है कि कौन मुझे वोट देगा वो मैं तय कर दूंगा। तो घटते घटते शायद मतलब आप और मेरे जैसे लोग भी एक टाइम और वोटर नहीं रहेंगे, हम डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो गए। हाँ, उनके जो मतलब भक्त कुल है वही एक टाइम में शायद वोट दे पाएंगे। जो हमारे देश में बड़ी चर्चा होती है और इसको एक बुराई की तरह देखा जाता है कि वोट बैंक, व्हाट इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स, इट इज़ बैड एंड ये अनहेल्दी है। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स ने हमें जो कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप दी थी, खासकर जो दलित लीडरशिप है, वो इस जेरीमैंडरिंग जो कि हो रही है, जहाँ पर दलित कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनिक वोटर से जुड़ना था वो नहीं जुड़ने दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो दलित की कैडर बेस्ड पार्टीज़ हैं ये क्यों चुप हैं? Why are they silent? Why are not they you are speaking up for them, but where is the Dalit leadership that has to come up? और उनके पास और मैंडेट ही क्या सिवाय इसके कि आप दलित के नाम पर आते हैं? मतलब देखिए, एक मायावती जी की आवाज़ हमने नहीं सुनी। हाँ। अठावले साहब की आवाज़ हमने नहीं सुनी। तो डिलिमिटेशन को लेके खास करके तो ये कम्युनिटीज से बहुत पुरजोर आवाज़ आना चाहिए। मतलब अभी भी देखिए, अभी तो डिलिमिटेशन हुआ नहीं है, लेकिन डिलिमिटेशन होने से पहले शायद इसीलिए हम लोगों को भी इस पे चर्चा करने का ज़रूरत ज़्यादा हो कि लोगों को समझना पड़ेगा, खास करके ये जितने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं इनको समझना पड़ेगा कि इनके जितने राइट्स है या इनके जितने ताकत डेमोक्रेसी ने दिया था वो पूरी तरीके से घट जाएगा अगर ये डिलिमिटेशन जैसे प्रोसेस हुआ। मतलब डिलिमिटेशन सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हालांकि वो लोग मतलब मुसलमान कम्युनिटी एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन उसके साथ साथ दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी भी इनका टारगेट है। तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस पे चर्चा होना और आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है इन सारे कम्युनिटी से। जो इकोनॉमिक लाइफ है गरीब लोगों की, मार्जिनलाइज लोगों की, उसमें आप इसको किस तरह से चेंज आएगा अगर ये होता है? यानी कि अगर आप वोटर लिस्ट से बाहर हैं और आपको आपका प्रतिनिधि भी नहीं मिल पा रहा है जो आपको जानता हो या जिसके पास आप जाके अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार गरीब लोगों का या समूह परिवारों का, उसकी इकोनॉमिक लाइफ कैसे अफेक्ट होगी? वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे वंचित कर दिया जाएगा? देखिए मतलब वही मैंने बोल रही थी कि एसआईआर को या वोटर्स लिस्ट को सिटीजन्स लिस्ट नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना। वो मौजूदा एक टेक्निकल लिस्ट है फॉर द पर्पस, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। लेकिन
अब हम देख रहे हैं कि इसको सिटीजन्स लिस्ट में तब्दील किया जा रहा है कि पहले आप एक फॉल्टी सिस्टम लेके आए, उससे बहुत लोगों को बाहर कर दिए, और अब उस लिस्ट को आप सिटीजन्स लिस्ट मान रहे हो। तो जितना भी मतलब डिसएनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है कि जो आपका ताकत है, डेमोक्रेसी के सबसे छोटा यूनिट है एक वोटर, उनके ताकत से ही डेमोक्रेसी बनती है। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है कि उस ताकत को आप उनसे छीन लो, अधिकार विहीन कर हाँ, दिया। अधिकार विहीन कर दो। तो तब अगर ऐसा हो गया तो ये ताकत जब ज़्यादा होता है तब हम अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा मुखर होते हैं, और तभी हम अधिकार छीन के लेते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मान लीजिए राइट टू फॉरेस्ट, है ना। राइट टू फॉरेस्ट आदिवासियों का, आदिवासी समुदाय और आदिवासी संगठन सारे एक होके लगातार इस पे आवाज़ उठाते रहे, तभी जाके राइट टू फॉरेस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, फिर पार्लियामेंट में पास हुआ, और राइट टू फॉरेस्ट का एक अधिकार मिला था। वो एक बहुत बड़ा अधिकार था लोगों के लिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो पास हुआ था। ये सरकार आने के बाद वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को डाइल्यूट किया गया, और धीरे धीरे वो अधिकार चला गया फिर से। तो बात तो वही है ना कि जब आपका सामूहिक ताकत बिखर जाता है तब आपके ऐसे अधिकार भी चले जाते हैं जी। तो राइट टू फॉरेस्ट का जो इतना बड़ा एक अधिकार जो लड़के लिया था आदिवासी समाज, आज वो पूरी तरीके से खो गया है, और एक के बाद एक फॉरेस्ट के ऊपर अब हमला हो रहा है। और मैं देखती हूँ कि जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट में, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है उसमें भी वो लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, उनका अधिकार नहीं रह जाएगा, या इसी कागज़ के बिना पे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये तो एंट्री लेवल पर ही एलिमिनेशन राउंड लगा दिया ना उन्होंने जी। कि मनरेगा में मान लीजिए आप आ रहे हैं तो आपको बोल दिया कि आपके पास अगर ये इसी वाला कागज़ है तभी हम आपको काम करने देंगे। तो लेबर का अधिकार वहाँ पर भी चला गया है। डेली वेजर्स जो हैं उनका जो दिहाड़ी का अधिकार है वो उसमें। तो क्या हमारे नेताओं को ये डर क्यों नहीं लगता कि अगर आप इतनी बड़ी जनता को फारिग कर देंगे और उनको पर्सोना नॉन ग्राटा बना देंगे फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो धन्ना सेठ को भी लगनी चाहिए, डर लगना चाहिए, और ये नेता को भी डर लगना चाहिए कि देखिए मतलब ज़्यादा सब लोग खुदकशी तो नहीं करेंगे ना, कुछ लोग मार के भी मरेंगे। पावर से जब लोग अंधे हो जाते हैं ना, तब एक टाइम में वो भूल जाते हैं कि मतलब जनता की ताकत क्या है। और मतलब एक तरीके से पावर के नशे में धुत है अब हमारे जो लोग देश चला रहे हैं, और वही हम देख रहे हैं। जी। जो जनगणना भी रुकी हुई है, तो प्लानिंग कमीशन हमारा, अब तो खैर प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, इस पर भी एक मिनट मैं बात करना चाहूँगी कि प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस विद नीति आयोग, है ना। नीति आयोग क्या प्लानिंग कमीशन का बदल हो सकता है, या नीति आयोग इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, ये अलग है और कुछ नुकसान हुआ? देखिए, एक नुकसान हम रिसर्चर के तहत हम बहुत फेस करते हैं, वो है कि इस सरकार में, पहले की सरकारों में बहुत दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ कांस्टेंट था, वो था कि सरकारी लेवल पे एक डेटा प्रोवाइड करना। मतलब कुछ डेटा होता है जो सरकार को देना ही होता है, ठीक है। अब हम लोग एज ए रिसर्चर, जो बहुत हम लोगों को दिक्कत हो रही है कि हम लोगों को डेटा मिल ही नहीं रहा है, सरकारी डेटा आ ही नहीं रहा है जी। 2020 के बाद से सरकारी डेटा के ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो रोक लग गया है। आपको मिलेगा ही नहीं, आपको NREGA का डेटा नहीं मिलेगा, आपको NFHS जो फैमिली हेल्थ का डेटा है वो नहीं मिलेगा, NCRB का डेटा नहीं मिलेगा। सारे डेटा आप चेक करो 2018 में आके 19 में आके वो रुक जाता है, उसके बाद से डेटा अपडेट ही नहीं हुआ है। NCRB भी नहीं, बहुत सारे डेटा नहीं मिलता है। तो NCRB का लास्ट आई गेस 22 का डेटा है, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास भी डेटा नहीं, तो हमें नहीं पता है कि किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह का घट रहा है। जी,
ये 2026 है, हम 2022 का डेटा लेके क्या करेंगे? उसको तो रेगुलरली डेटा अपडेट करना होता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत हुआ है। पहले प्लानिंग कमीशन के तहत एक मतलब कुछ डेटा आता था, मतलब पहले की सरकारों में, मतलब उस डेटा में जो भी देखे, मतलब सरकार की नाकामी भी दिखे तब नाकामी भी दिखे तो वो दिख जाता था। अभी बिल्कुल कुछ दिखता नहीं है। वो बहुत ही बड़ा एक डिफिकल्टी हुआ है। तो हम एक तो, और दूसरा चीज़ है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी था पहले। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी हम लोग बहुत सारे डेटा हम निकाल सकते थे जो सरकार देने में मजबूर था। अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। कुछ भी हो जाए अब वो ठप्पा लगा के दे देते हैं कि सेंसिटिव डेटा है, नहीं दे सकते हैं। मतलब वो डेटा जितना भी आम हो वो नहीं देता है ये बोल के कि सेंसिटिव है। तो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो बहुत ही मैं ये सोच रही हूँ, मैं भी और आप भी पिछली सरकार के बड़े विरोधी रहे हैं। बड़े प्रोटेस्ट किए हमने उनके विरोध में, बड़ी गलती हो गई। मतलब हमारा तो पूरा जवानी दे, उस तरीके से देखा जाए तो हम उनके मनमोहन सिंह के विरोध में उनकी सरकार किए थे। के विरोध में हम लगे हुए थे। हाँ, लेकिन अभी तो ये चीज़ तो मैं एकदम खुल के बोल सकती हूँ कि देखिए, मैं वो जो विरोध किए थे हम उसके खिलाफ अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा काम ही तो था कि डेमोक्रेसी को और आगे बढ़ाना, बेहतर बनाना। तो उस टाइम तो हम प्रोटेस्ट करते थे, वो बिल्कुल गलत नहीं था। हाँ। लेकिन मैं अभी ये बोल सकती हूँ कि ये जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रोबस्ट बनाना हो, वो पिछले सरकारों में बहुत ज़्यादा था। अभी के मतलब एक क्रिमिनल लेवल पे चला गया है कि डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला बना देना और इंफॉर्मेशन डेटा पे पूरा रोक लगा देना। जो हमारे नेता जब रैलियों में भाषण देते हैं और उसमें वो कहते हैं हमने इतने करोड़ लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाया, इतने करोड़ लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाया, तो क्या हम वो तो कहीं से तो उनको उनकी ऑफिस ये डेटा देता होगा, तो हम उसी को आधिकारिक डेटा मान लें क्या? कि अगर मोदी जी कह रहे हैं हमने इतने करोड़ लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाया तो हम उसको लिख लें कि अब यही डेटा है? अब तो मतलब और तो कोई डेटा का सोर्स हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो तो किसी के मुंह जवानी बात तो किसी डेटा, मोदी जी के पास या हमारे और दूसरे नेताओं के पास जो भाषण में जो फिगर्स मुंह से निकलते हैं वो कहीं से तो आते होंगे, उसका कोई तो आधार होता होगा। पता नहीं, हमको तो नहीं मिलता है। जब हम जब ढूंढते हैं ये भाषणों में जितने फिगर्स आते हैं वो भी हकीकत में नहीं आता है। भाषण में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल के निकल जाओ, लेकिन हकीकत में जब हम कहीं ना कहीं तो एक आधार होगा ना। हाँ। जिससे हम डेटा निकालेंगे। कि अगर भाई प्राइम मिनिस्टर आम आदमी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं हम उसको सीरियसली लेते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने लाख लोगों को ये फ़ायदा दे दिया है, तो वो दे दिया है तो वो तो फिर उसका अपडेशन भी तो होना चाहिए ना। मैं जब आवास योजना की वेबसाइट में जाऊं तो मुझे वो डेटा मिलना चाहिए ना। वो क्यों नहीं मिलता है मुझे? फिर वो सारे डेटा पे क्यों रोक लगाया गया है? हम ज़्यादा बोलेंगे तो अमित शाह साहब कहेंगे वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। बात यही है कि इंफॉर्मेशन को जुमला बना देना इज़ अ क्राइम डेमोक्रेसी में, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारा एकदम फंडामेंटल राइट है। खास करके सरकारी इंफॉर्मेशन वो जानना हमारा एकदम राइट है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से डाइल्यूटेड है। तो अब बताइए कि अगर 1971 में अगर डिलिमिटेशन फ्रीज नहीं किया जाता तो शायद अभी हम राहत में होते हैं। अभी बड़ा लंबा गैप हो गया है, इसलिए जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो उसको बहुत एग्रेसिवली पुश कर रही हैं। देखिए, डिलिमिटेशन तो करना तो पड़ेगा और उससे कोई वो दो राय नहीं है कि करना पड़ेगा, लेकिन हम कैसे करेंगे उसको और किस तरीके से हम नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ साथ सदर्न स्टेट्स और जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके कोई भी इंटरेस्ट, उनके कोई भी अधिकार कम ना हो जाए,
मद्देनजर रखते हुए हमको तो इसको करना है। फेडरल बैलेंस को अचीव करना बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या साउथ इंडियन स्टेट्स की तरफ से कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा फॉर्मूला आया है जिससे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड भी पूरी हो जाए और बैलेंस भी बना रहे, फेडरल बैलेंस? नहीं, देखिए, हम तो इसीलिए हम इस पे और चर्चा कर रहे हैं कि कुछ एक फॉर्मूला आए, मतलब लेके आए हम, ताकि ये एक अगर राज्यसभा में कुछ एक्स्ट्रा बेंचेस गिफ्ट कर दी जाए उन स्टेट्स को तो क्या उससे फर्क पड़ता है? हालांकि हम जानते हैं राज्यसभा का पावर वो नहीं है जो लोकसभा नहीं, का है। देखिए, मैं आपको जो शुरू में भी हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये कोई मोल भाव का विषय नहीं है कि आप इनको कुछ एक्स्ट्रा सीट दे के उनका मुंह बंद कर दो। ये एक मूलभूत अधिकार का बात है और फॉर्मूला शुड बी यूनिफॉर्म। या एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म एंड इट शुड बी थॉट आउट, इट कैन नॉट बी सिंपलिस्टिक। जी, तो कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि जो आज हम स्वास्थ्य में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम देख रहे हैं, शिक्षा में इन्वेस्टमेंट कम देख रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको लेकर के हमारे पास जब बेसिक डेटा भी नहीं है तो हम सरकार से बात करने की स्थिति में भी नहीं है, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से भी ये कह पाने की स्थिति में नहीं होंगे अगर हम रिप्रेजेंटेड नहीं हैं कि प्रतिनिधि से कि आप पार्लियामेंट में इस बारे में आवाज़ उठाएं। तो मतलब और हमें डेमोक्रेसी से चाहिए ही क्या था? एग्जैक्टली मतलब हम भी ये अभी हमने भी रिस्पेक्ट रिसर्च एसोसिएशन से हम डिलिमिटेशन के ऊपर इसीलिए एक रिपोर्ट लेके आए ताकि इस पे चर्चा हो, और ऑपोजिशन की एमपीज पे हमें आशा है कि वो इस बात को जोर शोर से उठाए कि आप इस पे बात करो। ये कोई पीछे से महिला रिजर्वेशन के आड़ में पास कर देने वाला बिल नहीं है, इस पे चर्चा हो, इस पे बात हो। सिर्फ 30-31 एमपीज की कमी है सरकार के पास। इतनी शॉपिंग तो वो कभी भी कर लेंगे। आप अपोजिशन के ऊपर इतना डिपेंड कर रहे हैं एज अ रिसर्चर, और एज अ नेशन भी हम उन पर डिपेंडेंट हैं। नहीं, देखिए, हमारे पास और ऑप्शन क्या है? हमें तो डेमोक्रेसी पे भरोसा रखना पड़ेगा ना। हमें तो कोर्ट के पास भी जाना है, हमें ऑपोजिशन एमपीज के पास भी जाना है, क्योंकि हम तो वी कैन नॉट गिव अप ऑन डेमोक्रेसी। फॉर अस देयर इज नो अदर ऑप्शन. As citizens, we only have this democratic structure. So we will go again to the Supreme Court, we will go to all opposition MPs, and these are the spaces that we'll have to explore, and we will make them talk about this. We will make them open their mouth. तो आम जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप इंडिविजुअल के तौर पे जब सरकार से अपनी बीमारी में स्वास्थ्य की मांग करते हैं, या अपने बच्चों की शिक्षा की मांग करते हैं, या अपने बच्चों के रोज़गार की मांग करते हैं, सड़क पर सिक्योरिटी की मांग करते हैं, महंगाई की मांग करते हैं, तो ये सारा अधिकार मांग करने का उस समय आपका ख़त्म हो जाएगा जब आपके पास एक आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, और दूसरा ये कि आपका प्रतिनिधि आपका नहीं होगा, वो आपके ऊपर स्काई लैब की तरह फेंक दिया जाएगा कहीं और से ला करके। तो अभी जो बात ऐसी लगती है कि बड़ी टेक्निकल बात है, हमसे इससे क्या लेना देना, ये बात बिल्कुल हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब डेमोक्रेसी का जो मूलभूत अधिकार है उसी से जुड़ा हुआ है, चाहे एसआईआर का बात हो या डिलिमिटेशन का बात तो हो। अमीरों का शायद कुछ ना बिगड़े, लेकिन जो आम लोग हैं और जो महिलाएं हैं, हमारे हर समाज की महिलाएं, चाहे वो अमीर हों गरीब हों, हर समाज की महिलाएं, हमारे आदिवासी, हमारे दलित समाज के लोग, और हमारे माइनॉरिटीज़ खासकर मुस्लिम समाज के लोग, इन लोगों को तो उनके लिए ये डेथ नल जैसा है, ये घंटी बज चुकी है आपके लिए। और अगर आप इस बारे में ज़रा भी सजगता छोड़ेंगे तो आप ये समझिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। एक ज़माने में जब पेट्रोलियम प्राइवेटाइज़ किया गया था तो लोगों को लगता था क्या हो जाएगा। आज सरकार मुंह पे कह देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेटाइज्ड है और कंपनियां तय करेंगी रेट्स क्या होंगे। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में चली गई, और ये उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक है। इस पर सजग रहिए और देखिए कि आप किन किन इंस्टीट्यूशंस के पास, संस्थाओं के पास जा सकते हैं और कैसे अपनी बात को सामने रख सकते हैं कि ये इस तरह से, इस भोंडेपन से और एकदम हार्ड कोड
फैक्ट्स के फिगर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए कि ये कोई तराजू नहीं है, ये कोई और बात है जो बहुत गहरी है। कोई और बात जो आप इस बारे में कहना चाहती हो? आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, yes. अब बस यही उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन जो है इस देश में वो और जनता मिलके कोई ऑपोजिशन खड़ा करे। नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई स्पेशल इसका मायने है क्या? अभी मैं देख रही हूँ बहुत अनरेस्ट भी है वहाँ पे। नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल ऑल्सो सफ़र, क्योंकि पॉपुलेशन के तहत अगर आप रिप्रेजेंटेशन करते हो तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी तो पॉपुलेशन कम है वहाँ पे, तो पॉपुलेशन के तहत तो उनका भी सफ़र करेंगे। तो जितने भी छोटे स्टेट्स हैं और जो साउथ के स्टेट्स है जो जिनका पॉपुलेशन कम है सिस्टमेटिकली, तो ये सारे ही सफ़र करने वाले हैं। पता नहीं किस किस एंगल से हमारी डेमोक्रेसी को चोट पहुंचाई जा रही है, और हर बार ये लोग इतने इनोवेटिव हैं, हर बार कुछ ऐसा लेकर के आते हैं कि हमें एकदम बुनियादी सवालों से पे हम खड़े हो जाते हैं कि हमारा वजूद एक नागरिक के तौर पे वो क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, और हम जब इन सब पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हम जाएं कहाँ, किससे जाके न्याय मांगे। बनूजोत्सा, आपने बहुत ज़रूरी बातें हमें बताई, और उम्मीद है कि ये जो आगे डिबेट जब आगे बढ़ेगी और हम देखेंगे मॉनसून सत्र के बाद क्या हुआ ये, तो हम दोबारा मिलेंगे, इस पर एक बार रिकैप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।